हेलो स्टूडेंट्स। तो हम MSCET मॉक टेस्ट फर्स्ट का पेपर 2 का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1 है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट आइडिया जो है f ऑफ x के बारे में हमें प्रोवाइड की है, वो फंक्शन f ऑफ x कंटिन्यूस दिया है x इज इक्वल टू 1 पॉइंट के लिए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, f ऑफ 1 फाइंड आउट करना है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ ये जो f ऑफ 1 हो जाएगा किस तरह होने वाला है, लिमिट एज x टेंस टू 1 ऑफ f ऑफ x ऐसा होने वाला है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एज x टेंस टू 1 ऑफ ये लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, वो तो हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। उसी तरह क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इसी तरह हो जाएगा, और डिनोमिनेटर लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स है वो ऐसा रहेगा। फिर आप यहाँ क्या कर सकते हैं, लॉग ऑफ m इंटू n, जैसे लॉग m प्लस लॉग n होता है उसी तरह ये क्या हो जाएगा, लिमिट एज x टेंस टू 1 ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स होने वाला है, अपॉन क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स ने सेपरेट डिवाइड किया है तो ये क्या हो जाता है, आप भी देख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ ये लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स को इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 1 रहेगा, प्लस ये क्या होने वाला है नेक्स्ट लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स इसी तरह होने वाला है। लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ लिमिट अप्लाई करने के बाद कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये 1 प्लस लिमिट एज x टेंस टू 1 ऑफ क्या होने वाला है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन जब आप x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो 1 प्लस आप यहाँ देख सकते हैं x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में लॉग ऑफ 2 हो जाएगा अपॉन लॉग ऑफ क्या होने वाला है 0। लेकिन लॉग ऑफ 0 जो है वो इन्फिनिटी होता है, तो लॉग 2 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये पार्ट। तो ये आपको क्या मिलने वाला है 1 मिलने वाला है। तो आपका यहाँ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन यहाँ दिया है। लेकिन ये लिमिट कैसे 1 आया है ये भी एकदम डिटेल में यहाँ मैंने दिया है। अब उसी तरह यहाँ देखते हैं कंसिडर द फंक्शन, ये फंक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, ये x जो है रियल नंबर कौन सा भी है, लेकिन ये फंक्शन आपको अच्छी तरह देखना है, ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x इसका मीनिंग है। तो हमें L1 फाइंड आउट करना है। तो ये जो L1 इज इक्वल टू क्या है, लिमिट एज x टेंस टू 0 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है f ऑफ x का। तो ये किस तरह होता है आप भी यहाँ देख सकते हैं, ये लिमिट यहाँ 0 माइनस पुट करेंगे तो यहाँ क्या होने वाला है, सिर्फ 0 माइनस पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सिंपली 1 हो जाएगा, और ये माइनस साइन ऑफ π/2 इंटू ये 0 माइनस पुट करेंगे तो यहाँ 0 ही हो जाएगा। तो ये π/2 इंटू 0 0 ही होने वाला है, तो ये साइन ऑफ 0 होने वाला है। लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1 जो है वो 1 ही रहेगा, तो ये 1 माइनस क्या होने वाला है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो L1 की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी। उसी तरह आप देख सकते हैं L2 इज इक्वल टू क्या होने वाला है, L2 इज इक्वल टू फिर हम इस फंक्शन में x प्लस जो है लिमिट एज x टेंस टू 0 प्लस ऑफ f ऑफ x, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं x 0 प्लस वैल्यू पुट करेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, माइनस ये साइन ऑफ 0 प्लस पुट करेंगे तो π/2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो फिर ये क्या आने वाला है साइन ऑफ 0। तो लेकिन ये आइडिया यूज़ करने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 0, तो ये टोटल क्या मिल जाएगा 1। इसका मतलब L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, 1 नंबर करेक्ट ऑप्शन है। फिर आप यहाँ सेकंड जो क्वेश्चन है 27, इसमें देख सकते हैं ये जो f ऑफ x है
वही एफ ऑफ एक्स हम लॉग एक्स प्लस ये 1 माइनस एक्स क्यूब का सिंप्लीफिकेशन करना है, तो ये 1 माइनस एक्स क्यूब, इसके लिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये जब आइडिया हम यहाँ यूज़ करेंगे तो यहाँ होने वाला है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होने वाला है। तो ये आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं आपको जो इंटरवल दिया है, जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, होना चाहिए x ग्रेटर दैन 0। तो ये x ग्रेटर दैन 0 होगा तो ही ये कंटिन्यूस उस इंटरवल में देगा। तो आपको यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो गया। अब तीनों में से हमें डिसाइड करना है, लेकिन अब यहाँ देखेंगे तो जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है वो कौन सा आने वाला है, इमेजिनरी पार्ट आने वाला है। तो ये इमेजिनरी पार्ट है तो पूरी तरह ये जो पार्ट कहलाएंगे हम इमेजिनरी फंक्शन हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है तो भी ये पॉसिबल नहीं होगा, और x ग्रेटर दैन 0 है तो ये पॉसिबल होगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर दैन, ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये x के हिसाब से ये फंक्शन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये x ग्रेटर दैन 0 और x ग्रेटर दैन 1 है तो इमेजिनरी आएगा, तो ये सब हम एक्सक्लूड करेंगे। तो ये जो सब कुछ दिख रहा है आपको यहाँ, ये पार्ट इमेजिनरी के लिए जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 के लिए भी ये पॉसिबल हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों में क्या है, इसमें 1 एक्सक्लूड किया है, नहीं लिया है, लेकिन इसमें x इज इक्वल टू 1 इंक्लूड किया है। तो x इज इक्वल टू 1 इंक्लूड करने के बाद ये पॉसिबल हो रहा है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये गलत ऑप्शन होगा। तो इसी तरह आपका डी ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है। फिर आप ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छी तरह देख सकते हैं। यहाँ ये जो 4 है, 4 हम 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ log टू द बेस 2 ऑफ साइन ऑफ x है, और ये जो 9 है, 9 हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और log टू द बेस 3 ऑफ कॉस ऑफ x ऐसा लिख सकते हैं। फिर लॉज ऑफ इंडाइसेस a रेज टू m ब्रैकेट रेज टू n जो है वो a रेज टू m इंटू n ऐसा लिख सकते हैं। इसके हिसाब से ये हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू 2 log टू द बेस 2 ऑफ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x हो जाएगा, ये पावर का फंक्शन है, प्लस इसी तरह ये क्या हो जाएगा, 3 रेज टू 2 इंटू log टू द बेस 3 ऑफ कॉस ऑफ x हो जाएगा। फिर हम इस पार्ट के लिए m इंटू लॉग ऑफ n, ये log ऑफ n रेज टू m, ये आइडिया यूज़ करेंगे। तो इसका जो पार्ट होने वाला है 2 रेज टू log टू द बेस 2 ऑफ साइन x का स्क्वायर, ये क्या होता है, साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 3 रेज टू log टू द बेस 3 ऑफ कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं ये जो a रेज टू log टू द बेस a ऑफ m होता है, तो ये वैल्यू सिर्फ क्या हो जाती है, m हो जाती है। तो ये 2 रेज टू log 2, इसके लिए एक सिर्फ ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारे लिए साइन स्क्वायर x जो है वो m है, वो साइन स्क्वायर x हो जाएगा। और इसी तरह ये जो पार्ट है 3 रेज टू log 3 के लिए ये सिर्फ यहाँ क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर x रहेगा। तो यहाँ सिर्फ 1 ही आ रहा है। तो ये एक हिसाब से y की वैल्यू 1 है, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे dy/dx, वो हमें क्या मिलेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 मिल जाएगा। तो आपका सही जो ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन सही है। फिर जो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल में डी बाई डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रेज टू ई है। तो यहाँ हमें क्या करना है, इस पार्ट को u मानेंगे, इस पार्ट को v मानेंगे।
तो हमें डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v फाइंड आउट करना है, तो ये du बाय dv हो जाएगा। लेकिन u फंक्शन ऑफ x है तो ये du बाय dx हो जाएगा, ये इसके रिलेटेड dv बाय dx हो जाएगा। लेकिन जब u इक्वल टू ई रेज टू एक्स है तो इसके हिसाब से du बाय dx फिर ई रेज टू एक्स होने वाला है, और v की वैल्यू x रेज टू ई है, ई कांस्टेंट है तो x रेज टू n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना है। तो ये dv बाय dx की वैल्यू जो है वो e इंटू एक्स रेज टू क्या होने वाला है, e माइनस 1 होने वाला है। तो ये आपको अच्छी तरह डेरिवेटिव देखना है। देयरफॉर du बाय dv जो है वो क्या हो जाएगा, e रेज टू एक्स अपॉन e इंटू एक्स रेज टू e माइनस 1 ऐसा होने वाला है। लेकिन आपको अच्छी तरह देखेंगे तो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू ई रेज टू एक्स, और यहाँ भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज टू ई हो जाएगा। और ये जो e है तो आप यहाँ जो सॉल्यूशन है ये कौन सा सॉल्यूशन है, ए ऑप्शन है, तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपको ये अच्छी तरह देखना है d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस बार का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, प्लस 2 इंटू यहाँ x और y जो है फंक्शन ऑफ x है तो यहाँ मुझे प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा। तो x इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, प्लस y एज इट इज़ इंटू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू क्या हो जाएगा, dy बाई dx होने वाला है। और राइट हैंड साइड का जो 3 है उसका डेरिवेटिव फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं थ्रू आउट ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए वाई प्लस वाई इंटू क्या होने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई रहेगा, प्लस यह क्या हो जाएगा, रिमेनिंग जो है ये दोनों पार्ट फिर x प्लस वाई वो मैंने ब्रैकेट में लिया है। लेकिन फिर आप देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स में ये पहले राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में जाएगा। तो 2 स्टेप मैंने एक साथ ही किए हैं, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद -1 रहता है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जब -1 है तो इसका और एक बार डेरिवेटिव लेते हैं तो -1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है कैसे 0 आता है ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप अच्छी तरह देखना है, रोल्स थ्योरम्स होल्ड्स फॉर द फंक्शन है। अब यहाँ आप देख सकते हैं रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर दिस फंक्शन है। तो आपको यहाँ क्या करना है, रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल होता है, फिर एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल होता है, फिर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ 2 होता है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 नंबर, लेकिन वो नंबर भी यहाँ दिया है x इज इक्वल टू 4/3 सच दैट, तो यह क्या हो रहा है, इसी तरह एफ डैश ऑफ 4/3 इक्वल टू क्या लेना है, मुझे 0 लेना है। तो इस दोनों का यूज करके ये जो b और c है अननोन, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो थर्ड कंडीशन है रोल्स थ्योरम की, एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2, जब मैं x की वैल्यू 4/3 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 64/9 होने वाला है, प्लस b इंटू क्या हो जाएगा, 4/3 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गलती हुई है, तो ये क्या होने वाला है 64/27, या क्या होने वाला है 16/9, प्लस c इंटू क्या होने वाला है 4/, तो फिर थोड़ी सी गलती हुई है तो यहाँ स्किप ही कर देते हैं। तो ये एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 करना है मुझे, तो ये एफ ऑफ 1 लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा,
प्लस बी इंटू वन स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस सी इंटू वन ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, इज इक्वल टू फिर 2 का क्यूब क्या होने वाला है यहाँ 8 प्लस ये क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा, प्लस सी इंटू एक्स मीन्स 2 इंटू सी ये क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। तो आपको ये अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना है। ये पूरा पार्ट हम कहाँ राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, तो ये 4b माइनस बी क्या हो जाएगा 3b प्लस c हो जाएगा, और ये जो 8 है 8 को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये -7 हो जाएगा। तो इसी तरह 3b प्लस सी इक्वल टू -7 आपको मिल रहा है। फिर देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू, यहाँ c के जगह x ही लेते हैं तो यहाँ क्या होने वाला है एफ डैश ऑफ 3/4 इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो, लेकिन ये एफ डैश एक्स जो है यहाँ एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आप भी देख सकते हैं 3x² प्लस 2bx प्लस c हो जाएगा। तो ये एफ डैश ऑफ 3/4 ये क्या होने वाला है 3 इंटू ये 4/, फिर गलती ये क्या है 4/3 है, तो ये फिर 4/3 पुट करेंगे तो 3 इंटू यहाँ क्या होने वाला है 16/9 प्लस 2b इंटू 4/3 प्लस c, और ये क्या हो जाएगा 0 होने वाला है, जैसे कि एफ डैश 4/3 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा 16/3 प्लस 8b/3 प्लस c इक्वल टू 0 यहाँ हो जाएगा। तो ये 3 से मल्टीप्लाई थ्रू आउट करेंगे तो 16 प्लस 8b प्लस 3c इक्वल टू क्या होने वाला है 0 हो जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरह देखना है। अब इन दोनों का यूज़ करके हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज़ करके ये जो वैल्यू है b और c की ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं। तो देखते हैं यही क्या होने वाला है 8b प्लस 3c इज इक्वल टू -16 हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। तो यह थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं नीचे, तो ये आपको दिख रहा है अच्छी तरह। अब यहाँ ये जो 8b प्लस 3c है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं इस इक्वेशन को 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9b प्लस 3c इज इक्वल टू -21 हो रहा है। फिर इस इक्वेशन से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9b माइनस 8b क्या होने वाला है सिर्फ b होने वाला है, ये दोनों कट जाएंगे। ये -21 और ये +16 होने वाला है, तो ये b की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी -5 होने वाली है। तो आप यहाँ देख सकते हैं -5 यहाँ नहीं है b की वैल्यू, तो यहाँ b की वैल्यू नहीं है, तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे कैंसिल होने वाले हैं। तो b की वैल्यू -5 है। अब यही b की वैल्यू -5 हम कहाँ पुट कर सकते हैं, तो इस पार्ट में पुट करेंगे तो ये 3 इंटू -5 जो है -15 होने वाला है, प्लस c इज इक्वल टू -7 होने वाला है, और फिर ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो इसी तरह ये जो आपका ऑप्शन है ये क्या है सही ऑप्शन है, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आप इफ नंबर 24 डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स m and n such that product of one part and the square of the other part maximum, तो ये जो फंक्शन हो रहा है आपका 2 पार्ट्स में लेना है, तो ये जो m की वैल्यू है m की वैल्यू हम अब आप m की वैल्यू को जो पार्ट है फर्स्ट x मानेंगे और n तो क्या हो जाएगा 2 पार्ट्स में है, तो ये 24 माइनस x हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट x, दूसरा पार्ट जो है वो 24 माइनस x हो जाएगा। लेकिन इसका यूज़ करके क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स है प्रोडक्ट ऑफ वन पार्ट क्या है x एंड स्क्वायर ऑफ द अदर पार्ट, तो स्क्वायर ऑफ द अदर पार्ट के लिए हम अदर पार्ट जो है वो x² लेने वाले हैं। तो ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट हम ये मान रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो इजी है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और जो दूसरा पार्ट है वो
24 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 24 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब होने वाला है। फिर यहाँ आप क्या कर सकते हैं, ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 48x माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ये 3x कॉमन लेंगे तो ये 16 माइनस क्या होने वाला है x होने वाला है। अब ये वैल्यू x की फाइंड आउट करने के लिए क्या होने वाला है, ये पार्ट जो है एफ डैश ऑफ x को 0 के साथ इक्वेट करना है, लेकिन ये x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जो दोनों पार्ट है, एक 0 पार्ट और दूसरा 24 हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये दोनों पार्ट इस तरह दिए हैं। तो ये 16 माइनस एक्स 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो ये जो x की वैल्यू है वो क्या होने वाली है 16 होने वाली है। तो एक 16 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दूसरा जो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैंने क्यों नहीं कंसिडर किया है वो तो आप देख सकते हैं। ये जो x की वैल्यू 16 है तो आप यहाँ 16 दूसरा कहा तो होता तो मैं जो एफ डबल डैश ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 0 इसके लिए जाता, लेकिन यहाँ x की वैल्यू ही एक आई है तो एक पार्ट 16 है। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो यहाँ इतना ही सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको ये जो पहला ऑप्शन है यही मिल जाता है, ज़्यादा कंप्लीट सॉल्यूशन इसका नहीं निकालना है। तो देखते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल such that f of x is continuous on this closed interval and differentiable on open interval a b, then there exists यहाँ क्या चाहिए एटलीस्ट 1 पॉइंट चाहिए। तो कम से कम एक तो पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट होता ही है c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट ये जो लैग्रांज थ्योरम है उसका प्रूफ ये हो जाएगा। तो ये जो एटलीस्ट 1 जहाँ है वो आपका सही होने वाला है। तो ये जो डी ऑप्शन है यहाँ डी ऑप्शन सही है। अब आप ये जो इंटीग्रल है इस इंटीग्रल को आई मानेंगे तो इस आई को क्या हो जाएगा ई रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स ई रेज टू एक्स डी एक्स। जब हम इस पार्ट के रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं तो पुट x इंटू ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू टी पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव x एज इट इज़ प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज़, फिर ई रेज टू एक्स एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ डी टी होने वाला है। अब ई रेज टू एक्स कॉमन निकालने के बाद क्या रहता है 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा डी टी। तो ये जो इंटीग्रल है आई इक्वल टू क्या होने वाला है आप भी देख सकते हैं, ये ई रेज टू एक्स ये पूरा पार्ट है यहाँ डी टी कर सकते हैं हम पुट। तो यहाँ मैंने डी टी कर दिया है और यहाँ कॉस स्क्वायर ऑफ टी हो जाएगा, लेकिन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर होता है तो सेक स्क्वायर टी डी टी हो जाएगा। लेकिन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है tan होता है तो ये क्या होने वाला है tan टी प्लस सी हो जाएगा। लेकिन फिर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहाँ कर देंगे तो ये टी के जगह मुझे क्या करना है पुट ये जो x ई रेज टू एक्स है वो पुट कर देंगे तो आपका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन है वो इसी तरह मिलने वाला है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में यहाँ दिया है। तो इसी तरह सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर ये 36 नंबर है, आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन का एग्जांपल है। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके ये सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये पार्शियल फ्रैक्शन हम एक ही लाइन में कैसे आता है ये आपके सामने दे रहे हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन लीनियर पार्शियल फ्रैक्शन का आइडिया हम यूज़ करने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह हम ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिनोमीटर में एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। तो यहाँ जो 3 और 1 है इन दोनों का डिफरेंस देखना है 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से डिवाइड किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। फिर मुझे क्या करना है यहाँ एक्स स्क्वायर के टर्म है तो एक्स स्क्वायर से ऐड किया है,
एक्स स्क्वायर से सब्सट्रैक्ट किया है। तो आप ये अच्छी तरह देख सकते हैं। अब आपको मुझे यहाँ किसकी ज़रूरत है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की है। अदरवाइज़ हम क्या कर सकते हैं, ये जो इसमें फिर एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, ये 2 का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड के बाद ये ऐड किया है, फिर इसके बाद 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो तीनों पार्ट है ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। और इन दोनों पार्ट को आप देखेंगे तो माइनस कॉमन निकालने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और यह एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। सेपरेट डिवाइड करेंगे तो 1/2 इंटू यह क्या होने वाला है, ये 1/x स्क्वायर प्लस 1 होने वाला है, यह माइनस यह क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 3 होने वाला है। तो ये आपको अच्छी तरह देखना है। तो ये माइनस होने के बाद आपको इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो थोड़ा सा डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा माइनस 3 जो है √3 का स्क्वायर। तो ये 1/a मीन्स 1/√3 इंटू ये क्या होने वाला है, tan इनवर्स x/√3 होने वाला है। तो इसके जैसा ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है ये माइनस वाला, तो शायद ये लिखा है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस साइन प्रेजेंट रहना चाहिए। तो एक तरफ से ये गलत ऑप्शन है, जब ये माइनस नहीं लेते तब तक ये गलत ऑप्शन है। तो आपके सामने थोड़े से ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, लेकिन जब माइनस है तो होने वाला है। फिर आप देख सकते हैं 37 में ये जो x³ इंटू e⁻x है, तो ये जो LIATE रूल का यूज़ करेंगे तो ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है, यह अलजेब्रिक फंक्शन आपको x³ देखने को मिल रहा है और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो e⁻x है। तो यहाँ u की वैल्यू x³ होने वाली है और v की वैल्यू जो है वो e⁻x होने वाली है। यहाँ हम एक ही स्टेप में ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाले हैं। तो हम यहाँ ऐसे लिखने वाले हैं, यूजिंग जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये जनरलाइज्ड रूल क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx होता है और ये u जो है अलजेब्रिक फंक्शन होता है और ये v आइदर ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो यही हम जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं क्या है। तो ये डेरिवेटिव के लिए हम डैश दे रहे हैं और इंटीग्रेशन के लिए सब्सक्रिप्ट ले रहे हैं। तो पहली टर्म u एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन हम v1 ऐसे लिख रहे हैं, माइनस u का डेरिवेटिव यहाँ u डैश, v1 का इंटीग्रेशन v2 हो जाएगा, प्लस u डैश का और एक बार डेरिवेटिव लेना है, ये v2 का इंटीग्रेशन लेना है, माइनस u का 3 टाइम्स डेरिवेटिव, v का ये 3 इसका इंटीग्रेशन यहाँ, तो ये v4 प्लस ऐसे टर्म हम ले सकते हैं। तो यहाँ क्या किया है, u का करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव सक्सेसिव डेरिवेटिव लिया है। यहाँ पहले ही टर्म में v का इंटीग्रेशन लिया है v1, उसका फिर यहाँ इंटीग्रेशन, फिर यहाँ इंटीग्रेशन, फिर यहाँ इंटीग्रेशन। इसी तरह हम ये जो u है उसका सक्सेसिव डेरिवेटिव ले रहे हैं और v का सक्सेसिव इंटीग्रेशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं u के जगह ये आपका x³ है और v के जगह e⁻x है। तो इसके इंटीग्रेशन में u एज इट इज़ मीन्स x³ हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन मीन्स e⁻x का इंटीग्रेशन एज इट इज़, माइनस x³ का डेरिवेटिव जो है वो 3x² होने वाला है, फिर v1 का इंटीग्रेशन मीन्स e⁻x का इंटीग्रेशन फिर एज इट इज़, प्लस ये 3x² का डेरिवेटिव लेना है मुझे, कांस्टेंट बाहर बिना लेते हुए लेना है, फिर e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, फिर ये पार्ट है इसका डेरिवेटिव तो -6, फिर इसका इंटीग्रेशन e⁻x, फिर e⁻x क्या कर सकते हैं हम कॉमन ले सकते हैं। तो x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 6, ये आपको कहाँ पार्ट दिख रहा है, x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 6 इंटू e⁻x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यहाँ इनडेफिनेट है इसलिए लेना पड़ेगा। तो इसी तरह आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। फिर आप ये जो 38 नंबर एग्जांपल है
इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो पार्ट है इसे हम आई मानने वाले हैं। तो इसमें 0 to π/4 है। अब आप क्या करने वाले हैं, यहाँ 1 प्लस कॉस ऑफ 2x है। तो यहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस 2x का डिवाइड और 1 माइनस कॉस 2x का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर रहे हैं। तो इसी तरह ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल मैंने लिखा है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं 0 to π/4 है। डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडिया यूज़ करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ऑफ क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x हो जाएगा dx। फिर आप यहाँ देख सकते हैं 0 to π/4, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर का सिंप्लीफिकेशन जो है वो साइन स्क्वेयर x हो जाएगा। फिर हम 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वेयर ऑफ 2x dx कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी जो स्टेप है मैं डायरेक्ट लेने वाला हूँ, 1 को साइन स्क्वेयर x से डिवाइड करेंगे साइन स्क्वेयर 2x से, तो ये कोसेक स्क्वेयर 2x हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कोसेक स्क्वेयर 2x माइनस कॉस 2x अपॉन साइन 2x जो है वो कॉट 2x हो जाएगा, और दूसरा एक 1 अपॉन साइन रहता है। तो ये क्या होने वाला है, कॉट ऑफ 2x इंटू कोसेक ऑफ 2x और ये dx। इसी तरह आपको ये सिंप्लीफिकेशन देखने को मिल रहा है। फिर आप यह देख सकते हैं ये जो कोसेक स्क्वायर है वो कॉट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ हम कोसेक स्क्वायर 2x का जो इंटीग्रेशन है -1/2 इंटू क्या हो जाएगा कॉट ऑफ 2x, यहाँ x का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आने वाला है। और फिर कोसेक x का डेरिवेटिव जो है वो कोसेक x इंटू कॉट x होता है, लेकिन माइनस कोसेक x इंटू कॉट x होता है। तो ये माइनस को हम यहाँ मर्ज कर दिए हैं, तो ये क्या होने वाला है कोसेक ऑफ 2x। इसी तरह यहाँ होने वाला है, लेकिन फिर ये जो एंगल है यहाँ मुझे लेना पड़ेगा, और इसको हम क्या करते हैं 0 to π/2 ऐसा ले रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। तो इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पार्ट है इसमें 1/2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो अपर लिमिट के लिए क्या होने वाला है माइनस कॉट ऑफ 2 इंटू π/2 जो है वो कॉट ऑफ पाई होने वाला है, प्लस यहाँ 1/2 तो बाहर लिया है, और ये कोसेक ऑफ क्या होने वाला है पाई होने वाला है। ये अपर लिमिट के लिए, माइनस लोअर लिमिट के लिए क्या हो जाएगा ये कॉट ऑफ 0 माइनस कॉट ऑफ 0 प्लस क्या हो जाएगा ये जो कोसेक ऑफ क्या होने वाला है 0 हो जाएगा। तो इसी तरह आपको अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना है, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किस तरह हो जाता है आप भी यहाँ देख सकते हैं। तो स्टूडेंट इस एग्जाम्पल के लिए ये जो आइडिया है, इस आइडिया से थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये केस ऑफ फेल्योर आ रही है, 0.0 फॉर्म आ रहा है, तो इससे भी हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व हो सकता है। तो ये जो आइडिया है हम इसे डिलीट कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने थोड़ा सा आइडिया आप क्या करने वाले हैं, ये जो 2x है 2x की जगह t पुट कर रहे हैं, तो ये 2 इंटू dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो dx की वैल्यू इस तरह आपकी होने वाली है। फिर आप x की लिमिट 0 to π/4 है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब x का लोअर लिमिट 0 यहाँ पुट करेंगे तो t की वैल्यू 0 मिल जाएगी, और x का अपर लिमिट π/4 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ 2 इंटू π/4 क्या होने वाला है π/2। तो ये जो इंटीग्रल है x में वो हम यहाँ dx की जगह 1/2 इंटू dt पुट करेंगे तो 1/2 इंटू dt आपको देखने को मिल रहा है, और t की जो लिमिट है 0 to π/2 यहाँ मैंने लिखा है, और ये 1/1 प्लस कॉस 2x है, इस तरह होने वाला है। फिर आप यहाँ से आगे देख सकते हैं 1 माइनस कॉस टी से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है यहाँ, फिर 1 माइनस कॉस टी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडिया यूज़ करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी हो जाता है, और उसका साइन स्क्वायर टी हो जाता है। फिर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी कोसेक स्क्वायर टी हो जाएगा, और माइनस कॉस टी अपॉन साइन स्क्वायर टी जो है एक कॉस और
ये जो साइन टी है वो कॉट टी हो जाएगा और एक 1/sin क्या होने वाला है, कोसेक टी होने वाला है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कोसेक स्क्वायर टी जो है इसका इंटीग्रेशन है माइनस कॉट टी हो जाएगा और माइनस कोसेक टी इंटू कॉट टी का इंटीग्रेशन कोसेक ऑफ टी होने वाला है। यहाँ हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किस तरह करने वाले हैं, लिमिट पुट करने से पहले कॉट जो है cos/sin और कोसेक जो है 1/sin ऐसे लिख सकते हैं। दोनों में के डिनोमिनेटर में साइन है तो यहाँ मैंने इस तरह लिखा है। फिर ये जो पार्ट है इसमें अपर लिमिट यहाँ पुट कर देंगे तो ये माइनस cos ऑफ π/2 हो जाएगा 0 प्लस 1 और साइन ऑफ π/2 होता है 1। तो ये अपर लिमिट के लिए इस फंक्शन के रिलेटेड इसी तरह होने वाला है। -1 माइनस cos t/sin t, लेकिन यहाँ लोअर लिमिट 0 पुट कर देंगे तो न्यूमरेटर में भी 0 और डिनोमिनेटर में भी 0। तो इस पार्ट को हम थोड़ी देर तक यल मान रहे हैं। तो यल इज इक्वल टू हमें क्या लेना पड़ेगा, लिमिट एज t टेंस टू 0 ऑफ 1 माइनस cos t/sin t ऐसा लेना पड़ेगा। अब इसके लिए हाफ एंगल फार्मूले यूज़ करके लिमिट का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज यल हॉस्पिटल रूल का मैंने जो फार्मूला आपको प्रोवाइड किया था उसमें भी ये इस तरह की यल हॉस्पिटल रूल जो है वो हमें यहाँ यूज़ करना है। तो यहाँ क्या हो जाता है, लिमिट t टेंस टू 0 जो है वो 1 माइनस cos t का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का सेपरेट डेरिवेटिव निकालना है। 1 का 0 हो जाएगा, माइनस cos t का क्या हो जाता है, साइन ऑफ t हो जाता है और साइन t का डेरिवेटिव cos ऑफ t हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है आपको, ये tan ऑफ t हो रहा है और ये लिमिट यहाँ पुट करेंगे तो ये tan ऑफ 0 हो रहा है तो ये आपको 0 मिल रहा है। तो इसकी वैल्यू आपको 0 मिलने के बाद 1/2 इंटू ये पूरी तरह क्या होने वाला है 1 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो आपका सही जो ऑप्शन है इस एग्जाम्पल के रिलेटेड, थोड़ा सा मैंने भी गलती कर दी थी तो ये आइडिया कंप्लीट होने के बाद आपका सॉल्यूशन यहाँ कौन सा आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सॉल्यूशन आ जाएगा। अब ये 39 एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये जो आई है इस आई को हम कैसे लिखने वाले हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 x³ जो है वो x² इंटू 1 माइनस x² रेज टू 1/2 और यहाँ x² लिखने के बाद यहाँ x dx। तो x³ मैंने x² इंटू x ऐसे लिखा है। यहाँ थोड़ा हम सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं तो 1 माइनस x² के जगह t पुट करने वाले हैं। इसका डेरिवेटिव आप -2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। फिर x dx की जो वैल्यू है वो -1/2 dt होने वाली है। इसी तरह आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब ये जो x के लिमिट है वो कैसे 0 to 1 है, उसी तरह t के लिमिट हमें चेक करने हैं। जब x की वैल्यू मैं यहाँ लोअर लिमिट 0 पुट करता हूँ तो 1 माइनस x के जगह 0² क्या हो जाएगा, t की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 पुट करेंगे यहाँ सब्स्टिट्यूशन में तो 1 माइनस 1² क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो इंटीग्रल 1 है तो इस इंटीग्रल 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, i इक्वल टू ये जो x के लिमिट है तो इसके जगह t इज इक्वल टू क्या आएगा 1 to 0 आएगा। x² है तो यहाँ से x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x² राइट हैंड साइड में जाएगा तो 1 माइनस t हो जाएगा। तो इसी तरह 1 माइनस टी इंटू यहाँ 1 माइनस x² की जगह t होने वाला है तो t रेज टू 1/2 और dx के जगह क्या हो जाएगा, सॉरी x dx के जगह हम क्या लिख सकते हैं -1/2 इंटू dt हो जाएगा। लेकिन ये हम माइनस साइन इस लिमिट में मर्ज करेंगे तो 1 to 0 का क्या हो जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा। ये 1/2 आउटसाइड में, फिर यहाँ 1 माइनस टी इंटू टी रेज टू 1/2 इंटू dt हो जाएगा। अब थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना है तो इक्वल टू ये 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1, ये क्या होने वाला है 1 इंटू टी रेज टू 1/2 माइनस टी रेज टू क्या हो जाएगा 3/2 dt हो जाएगा। जब हम फिर इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ किस तरह हो जाएगा, टी रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा, वही हम 2/3 लिखने वाले हैं और टी रेज टू यहाँ 5/2 अपॉन 5/2, यही 2/5 ऐसे लिख सकते हैं और लिमिट 0 to 1। फिर आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा हम फास्ट कर रहे हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे t के जगह 1 तो ये 2/3 माइनस 2/5 हो जाएगा और लोअर लिमिट के लिए सिर्फ 0 ही रहेगा। और ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 अपॉन 15, तो 1/2 इंटू यह क्या होने वाला है 10 माइनस 6, यह 10 या -6 4/15, ये 2 कैंसिल होने के बाद क्या रहेगा हमारा 2/15। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो सॉल्यूशन है 2/15 आपको कहाँ दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में 2/15 दिख रहा है। फिर आप जो 1340 एग्जाम्पल है, तो इस 40 एग्जाम्पल में क्या करना है, यूज़ इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx जो है वो 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx होता है। कब? ये जब f(x) क्या है, f(x) इज़ इवन है तो ऐसे होता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 0 होती है। कब? इफ f(x) ऑड होता है तब। आप यहाँ देख सकते हैं मॉड x जो है वो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। x² भी है वो इवन फंक्शन है, तो ये 1x² - 1 इवन हो जाएगा। ये मॉड x इवन है तो e⁻⁻ mod x भी क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। तो ये टोटल इंटीग्रैंड जो है वो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो इवन के लिए मुझे ये आइडिया यूज़ करेंगे। तो ये जो पार्ट आपके सामने है ये हम i मान रहे हैं यहाँ, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 3 e⁻⁻mod x अपॉन x² - 1 dx हो जाएगा। तो इसके जैसा आपके सामने जो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही ऑप्शन है। अब आप ये एग्जांपल देखेंगे तो मैंने ये जो डायग्राम है आपके सामने दी है, तो ये x एक्सिस y एक्सिस यहाँ ओरिजिन है, तो ये x इज इक्वल टू 0 है वो y एक्सिस ही होता है। फिर y इज इक्वल टू 4x²। आप यहाँ कर्व देख रहे हैं, सिमेट्रिसिटी अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस होता है, तो ये जो कर्व है यहाँ मैंने y इज इक्वल टू 4x² लिखा है, y इज इक्वल टू 2 की लाइन, y इज इक्वल टू 4 की लाइन। इनमें से कॉमन पार्ट जो है आपको कौन सा दिख रहा है, यहाँ इसी तरह पार्ट दिख रहा है। तो आप अच्छी तरह देख सकते हैं इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या किया है, यहाँ जनरली विथ रिस्पेक्ट टू y ही दिया है। तो आप ये अच्छी तरह देख सकते हैं, इसमें से थोड़ा सा ये स्ट्रिप वर्टिकल लेना है या हॉरिजॉन्टल लेना है, ये आप पे डिसाइड हो जाएगा। लेकिन ये जब वेरिएबल लिमिट है तो यहाँ आप देख सकते हैं लिमिट को अच्छी तरह देखेंगे तो ये लिमिट कांस्टेंट है। अब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हम तो यहाँ लिमिट x का 0 और इस कर्व पे डिपेंड हो जाता है ये x का, तो लिमिट क्या हो जाता है x के लिए वेरिएबल हो जाता है, लेकिन ये वेरिएबल लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब स्ट्रिप जो है वो स्ट्रिप कैसे है, वर्टिकल स्ट्रिप हमें लेना है। तो इस वर्टिकल स्ट्रिप में ये जो इंटीग्रेशन होने वाला है i इज इक्वल टू ये किस तरह होने वाला है, ये जो फंक्शन है ये y2 माइनस y1 ये किस तरह हो जाएगा dx, और यहाँ ये जो पार्ट है ये पार्ट किस तरह आपको देखने को मिल रहा है, ये भी थोड़ा सा हमें सोचना है। अब यहाँ ये जो वर्टिकल लिमिट्स लेंगे तो वर्टिकल्स लिमिट लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, y के लिमिट वेरिएबल होने चाहिए, लेकिन y के लिमिट यहाँ कांस्टेंट है। तो थोड़ा सा इसको हम, तो यहाँ जो ये फार्मूला है ये मुझे कैसे करना पड़ेगा, x2 माइनस x1, और यहाँ क्या करना पड़ेगा जनरली dy, और यहाँ क्या करना है y1 टू y2 लिमिट है। तो इस स्ट्रिप वर्टिकल लेंगे तो ये y1 जो है वो 2 हो जाएगा, ये क्या होने वाला है 2 to 4। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें ये जो x1 है वो क्या हो जाएगा 0, लेकिन x2 जो है इस कर्व पे डिपेंड हो जाएगा। तो इसका यूज़ करके हमें y इज इक्वल टू 4x² है, तो यहाँ x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y/4। तो ये x की वैल्यू √y/2 हो जाएगी। तो यहाँ x2 की वैल्यू ये हमें √y/2 हो रही है, x1 की वैल्यू यहाँ इसी तरह 0 हो जाएगी और ये dy हो जाएगा। तो आपको 2 to 4 √y/2 dy जो है इस एग्जाम्पल में है, इस ऑप्शन ए में है। तो इसी तरह आपको ये करना है। अब ये जो आपके सामने एग्जाम्पल दिया है
ये आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क आपको दे रहे हैं। तो अब इस डायग्राम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, और ये जो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 जो लाइन है इसी तरह होती है। तो स्मॉलर एरिया आपका जनरली क्या होने वाला है, ये इसी तरह स्मॉलर एरिया हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप फिर ले रहे हैं। तो इस वर्टिकल स्ट्रिप में y की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ तक होने वाली है। तो y का वेरिएशन है वो क्या हो जाएगा, 0 to 2 तक जाने वाला है। और x का वेरिएशन है, यहाँ जो x2 है वो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका यूज़ करके x2 और इसी का यूज़ करके हमें x1 फाइंड आउट करना है। तो ये सर्कल है, तो ये सर्कल का यूज़ करके हम x की वैल्यू जो है वो √4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ x2 इसी तरह हो जाएगा और इसी का यूज़ करके x1 होने वाला है। तो ये x1 की वैल्यू 2 माइनस वाई हो जाएगी। तो आपका ये जो एरिया है, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 0 to 2 हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो ये √4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस वाई होने वाला है। तो ये माइनस x1 करना था, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ये क्या होने वाला है, dy होने वाला है। थोड़ा सा आपको फास्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं क्योंकि ये वीडियो है थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो रहा है। तो आप यह देख सकते हैं इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन हम, तो यह जनरली जो वीडियो की लेंथ है वो ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए मैंने यह वर्क करके दिया है आपको। यह आप देख सकते हैं वर्टिकली ये जो y का वेरिएशन है, y का वेरिएशन 0 से 2 तक जा रहा है। और यहाँ x2 जो है ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, तो x2 की वैल्यू ये जो कर्व है इसका यूज़ करके निकालना है। तो ये जो x क्या हो जाएगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो x2 को मैंने √4 माइनस वाई स्क्वायर लिया है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट फिर लेना पड़ेगा। अब ये x1 है, इसका यूज़ करके 2 माइनस वाई जो है वो x1 हो जाएगा। फिर आप यहाँ y1 टू y2 इंटीग्रेशन x2 माइनस x1 dy ऐसे कर सकते हैं। x2 की वैल्यू ये x1 की वैल्यू माइनस करके ली है, इसी तरह हो जाएगा। फिर ये √a² माइनस वाई स्क्वायर जो है वो क्या हो जाता है, ये y/2 इंटू √a² माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ 2 स्क्वायर है, फिर a²/2 होता है, साइन इनवर्स y/2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला देखने के बाद -2y हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इसका y²/2 अपर लिमिट 2 पुट करेंगे तो ये y/2 इंटू यहाँ 0 हो जाएगा, 0 कर दिया है। ये 2²/2 2 होता है, ये साइन इनवर्स 2/2 साइन इनवर्स 1 π/2 हो जाएगा, -2 इंटू 2, और ये 2²/2 यहाँ लिखा है, माइनस ये y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 0, ये पार्ट 0 हो जाएंगे। फिर ये क्या होने वाला है, पाई, ये -2, तो ये पाई -2, यहाँ इसी तरह आपका सॉल्यूशन होने वाला है। तो आप इस प्रॉब्लम में देख सकते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, y इज इक्वल टू mx की लाइन मैंने ली है, और ये जो कर्व है y² इज इक्वल टू 16x है, और आपका यह जो बाउंडेड कर्व है, रीजन है, वो इसी तरह है। यहाँ मैंने क्या किया है, ये जो कर्व है एरिया इज इक्वल टू x1 टू x2 y2 माइनस y1 dx ऐसा ले रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस पॉइंट को मुझे फाइंड आउट करना है, ए पॉइंट ए मानेंगे, तो ए पॉइंट पे ये जो कर्व है और ये जो कर्व है दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो y² इक्वल टू 16x है, तो इसका स्क्वायर करने के बाद y² इक्वल टू m² x² हो जाएगा। ये दोनों इक्वल होने वाले हैं इस पॉइंट ए पे, तो दोनों साइड का x कैंसिल होने के बाद x की वैल्यू 16/m² हो जाएगा। तो अब ये हॉरिजेंटली x जो है 0 से a पॉइंट तक जा रहा है, तो हम यहाँ 0 से x की वैल्यू 16/m² ले रहे हैं। y2 की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है y2 की वैल्यू देगा आपको, तो y² इज इक्वल टू 16x, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू √x हो जाएगी। यहाँ मैंने लिखा है y1 की वैल्यू इस पॉइंट का यूज़ करके mx लिखा है मैंने। फिर ये 4 इंटू √x, तो x⁻1/2 का जो इंटीग्रेशन है x⁻3/2/3/2 ये मैंने ऐसे लिखा है, -m x का इंटीग्रेशन x²/2 इसी तरह हो जाएगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं 4 इंटू 2/3 8/3 हो जाएगा। अब ये x⁻3/2 मीन्स हम क्या कर रहे हैं, देखो ज़रा, x का रूट ले रहे हैं, ये 16/m² का 4/m हो जाएगा,
उसका फिर क्यूब लेंगे तो ये अपर लिमिट पुट करने के बाद इसी तरह हो जाएगा। -m/2 यहाँ लिख रहे हैं और ये 16/m² का स्क्वायर जो है 256/m⁴। फिर एक m कैंसिल होने वाला है। इसके बाद के स्टेप में 8 × 64 ये हो रहा है /3 × m³। ये 2 कैंसिल होने के बाद 128/m³ होने वाला है। अब थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं 3m³ को मैंने कॉमन लिया है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 384 हो जाएगा। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 128 हो जाएगा और ये पार्ट यहाँ मैंने एज इट इज़ लिया है। लेकिन ये जो एरिया है, ये जो एरिया है 2/3 प्रोवाइड किया है, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट 2/3 लिया है। तो किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन होने वाला है आगे जाके, ये 3 को ये 3 कैंसिल होने वाला है। फिर ये 2 यहाँ 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 64 हो जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा 1 = 64/m³ होने वाला है। तो यहाँ m³ = 64 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं m की वैल्यू क्या होने वाली है, 4 होने वाली है। तो आपका सही ऑप्शन जो यहाँ हो जाएगा वो कौन सा होने वाला है, डी ऑप्शन होने वाला है। तो हम थोड़ा सा जो वर्क है पहले कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल में ऑर्डर और डिग्री हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर है। तो यहाँ इसका यूज़ करके ऑर्डर क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। तो ये पहले मुझे ऑर्डर देखना है। तो ये पहला नंबर जो 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब बी और सी तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो पार्ट है सॉल्यूशन का, ये भी 2 4 हुआ है, ये भी 2 4 हुआ है। तो इसका मतलब ये जो डिग्री है, डिग्री भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये डिग्री फाइंड आउट करने के लिए फिर हमें क्या करना है, रेज़ टू 1/4 है, टेकिंग 4th पावर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या हो जाएगा d2y/dx² रेज़ टू 4 हो जाएगा। और यहाँ y + dy/dx ब्रैकेट रेज़ टू 2 हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन फ्री पावर है, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है ये क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ 2 4 है, यहाँ भी 2 4 है, तो ये दोनों भी ऑप्शन टिक करते हैं तो आपका सही सॉल्यूशन हो जाने वाला है। अब यहाँ सिर्फ डिग्री हमें फाइंड आउट करना है। इसकी डिग्री फाइंड आउट करने के लिए ये किस तरह हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं ये आपको अच्छी तरह देखना है। तो ये क्या हो जाएगा dy/dx रेज़ टू 3/2 प्लस ये क्या होने वाला है dy/dx = क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ रेज़ टू यहाँ 1/2 है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, स्क्वेयरिंग ले रहे हैं। दोनों साइड का स्क्वेयरिंग लेने के बाद क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ a + b² जो a² + b² + 2ab होता है, ये भी आपको अच्छी तरह देखना है। तो इसका स्क्वायर लेने के बाद क्या हो जाता है dy/dx रेज़ टू 3 होने वाला है, प्लस यह क्या हो जाएगा dy/dx, इसका स्क्वायर लेने के बाद ये 1 हो जाएगा, प्लस इन दोनों का 2 टाइम्स करके प्रोडक्ट लेना है। लेकिन ये प्रोडक्ट कैसे होता है dy/dx रेज़ टू 3/2 dy/dx रेज़ टू 1/2, सेम टर्म ही यहाँ दोनों तरफ है। तो ये भी करने के बाद बेस सेम है तो पावर का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो ये dy/dx रेज़ टू क्या होने वाला है 2 होने वाला है, और राइट हैंड साइड का 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसी तरह अब हम इसका सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के हाईएस्ट पावर यहाँ क्या दिख रही है 3, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। तो यहाँ ये जो ऑप्शन है आपका बी होने वाला है 45 एग्जाम्पल का। फिर आप यहाँ देख सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह आपका यहाँ मिलने वाला है। ये dx यहाँ x डिपेंडेंट वेरिएबल है और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें लेना है। तो आपको अच्छी तरह देखना है कौन सा वेरिएबल जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी आपको यहाँ अच्छी तरह समझना पड़ेगा। तो आपको ये किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाता है ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ
जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू के साथ करना है। ये p भी फंक्शन ऑफ y और q भी फंक्शन ऑफ क्या होने वाला है, y होने वाला है। तो आप यहाँ p की जो वैल्यू है वो क्या ले सकते हैं, 3/y ले सकते हैं। q की वैल्यू तो 1/y² है, लेकिन हमें सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ y dy हो जाएगा। तो e3/y में 3 कांस्टेंट है और 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ y हो जाएगा। तो ये क्या होने वाला है, log ऑफ y3 इंटू क्या होता है, ये log ऑफ थीटा जो है वो थीटा हो जाता है। इसी का यूज़ करेंगे तो ये सिर्फ क्या होने वाला है, y³ होने वाला है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यहाँ होने वाला है। लेकिन आप यहाँ ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी यहाँ भी लेना चाहिए, तो क्यों हम नहीं लेते, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसका सॉल्यूशन के बारे में सोचना है और एक प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन जो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर में है क्यों नहीं लेते, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर आप ये जो एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। इसमें जो टेम्परेचर इनिशियली क्या दिया है, 32 डिग्री दिया है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने क्यों दिया है, क्योंकि इस तरह की एग्जांपल कभी कभी आ सकते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है तो। क्योंकि यह जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट है वो dt ये टेम्परेचर के लिए, ये टाइम के लिए है, ये प्रोपोर्शनल टू t माइनस क्या होने वाला है, T0। ये जो T0 है वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर या हम रूम टेम्परेचर ऐसा मान सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो ये dt इज इक्वल टू -k इंटू क्या हो जाएगा, t माइनस T0 हो जाएगा। लेकिन ये जो रूम टेम्परेचर है वो यहाँ 10 डिग्री दिया है, तो -k इंटू t माइनस 10 लिखना पड़ेगा। तो ये dt अपॉन इस तरह ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ये होने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं -k इंटू t माइनस 10 है, ये आपका सही ऑप्शन है। लेकिन ये माइनस साइन क्यों लेते हैं, इसका रीज़न आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो आपको टेक्स्ट मैसेज भी मैं कर दूंगा, आप कमेंट कर देंगे। आपको सही आता है या नहीं, ये सिर्फ मुझे देखना है। ये